कार के साथ तोड़फोड़ करते साफ साफ देखे गए। तस्वीर में नजर आ रहे लोग बीच सड़क पर खड़ी गाड़ी पर हथौड़े और कुल्हाड़ी से चारों तरफ से हमला करते नजर आए। आरोपियों ने कार के शीशे चकनाचूर कर दिए, पर उनका मन इतने से भी नहीं भरा और वो कार में बैठे लोगों के साथ मारपीट करने लगे। साथ ही उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी देते सुने गए। इस दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी इस घटना को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। सौबात की बात है कि घटना हिसार के जिंदल चौक की बताई जा रही है। हमले के वक्त कार में 2 लोग मौजूद थे जिन्हें काफी चोटें भी आईं, जिसके बाद उन्हें हिसार के एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश में जुट गई। हालांकि अभी इस घटना की वजह साफ नहीं हो पाई। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपने ही जासूसों को गिरफ्तार करवा दिया। खबर है कि विदेशों से उत्तर कोरिया के कुछ लोगों के रिश्ते बताकर किम जोंग उनको परेशान कर रहे थे, क्योंकि उत्तर कोरिया में लोगों को विदेशों में संपर्क करने या किसी भी तरह का लेन देन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन खबरों के मुताबिक लोग अवैध फोन के जरिए विदेशों में बात भी कर रहे थे और हवाला के जरिए पैसों का लेन देन भी हो रहा था। किम जोंग उन ने जब मामले का पता लगाया तो इस रैकेट के पीछे वही लोग मिले जो किम के सबसे भरोसेमंद जासूस थे। यानी देश में किम जोंग उन के आंख और कान ही उन्हें धोखा दे रहे थे। वो न केवल लोगों को अवैध फोन मुहैया करवा रहे थे, बल्कि हवाला का रैकेट भी चला रहे थे। उत्तर कोरिया के अलग अलग हिस्सों से इस रैकेट से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सौबात की बात है कि उत्तर कोरिया में लोकतंत्र नहीं है। लोगों को विदेशों में संपर्क रखने या किसी और तरह के रिश्ते रखने के लिए भी सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। इसीलिए अपराधियों के लिए इसे ही पैसा कमाने का जरिया बना लिया। चीन के जियांगशी प्रांत से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक 2 साल का बच्चा एक ट्रक के नीचे आ गया। इस घटना से ठीक पहले वो बच्चा सड़क के किनारे खेल रहा था और खेलते हुए वो सड़क के बीचों बीच पहुंच गया, जहां पहले से एक ट्रक खड़ा था। ट्रक के ड्राइवर को बच्चे का पता नहीं चला और उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया। ट्रक के अगले हिस्से से टकराते ही वो बच्चा सड़क पर गिर पड़ा। वो बच्चा ट्रक के बिल्कुल बीचों बीच गिरा, इसलिए अगले पहियों की चपेट में आने से बच गया। ट्रक का ड्राइवर वहां से अपना ट्रक मोड़ रहा था, इसलिए ट्रक के पिछले पहिए भी उसके बगल से निकल गए। इस दिल दहला देने वाले हादसे में वो बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहा। सौबात की बात है कि ट्रक के नीचे आने के बाद वो बच्चा चुपचाप वैसे ही लेटा रहा और पूरा ट्रक उसे छुए बिना उसके ऊपर से निकल गया। अगर बच्चे ने जरा भी हरकत की होती तो वह हादसे का शिकार भी हो सकता था। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दिल्ली से निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गाड़ियों को रोके जाने का आरोप लगाते हुए पैदल ही अपना सफर शुरू कर दिया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। इस हंगामे के दौरान कई बार धक्का मुक्की हुई और उसमें राहुल गांधी नीचे गिर गए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कांग्रेस का स्टंट करार दिया। लेकिन इस पूरे हंगामे के दौरान जब राहुल गांधी हाथरस के लिए आगे बढ़ रहे थे तो धक्का मुक्की हुई, जिसमें वो नीचे गिर गए। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है, आप देख सकते हैं। यह हंगामा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। राहुल गांधी और उनके साथ चल रहे कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस बल था। राहुल गांधी आगे बढ़े तो धक्का मुक्की हुई और वो नीचे गिर गए, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है, आप देख सकते हैं। इस अफरा तफरी के बीच पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। ये कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। इस घटना पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है, ठीक है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? राहुल के वार पर यूपी सरकार ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक चले हंगामे के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन मामला तब भी शांत नहीं हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। यही नहीं, आरोप है कि इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई और उनके साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया गया। एक बार फिर से यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को रोक लिया है। मैं तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहा हूँ। एक बार फिर लाठीचार्ज किया है यहाँ पर यूपी पुलिस ने। यहाँ तस्वीरों में देखिए। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली से हाथरस के लिए निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गाड़ियां नोएडा में रोक ली गई थीं, जिसके बाद उन्होंने पैदल ही हाथरस का सफर शुरू कर दिया। यूपी पुलिस ने रोक लिया है, तो रोकने के बाद जो है राहुल गांधी खुद पैदल यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। खुद पैदल ही हाथरस जाने का इन्होंने निश्चय बना लिया है। प्रियंका ने हाथरस जाने से उन्हें रोकने पर भी कई गंभीर सवाल उठाए। हम कोई अपराध तो करने नहीं जा रहे हैं,
हम उनसे मिलने जा रहे हैं और शांतिपूर्वक जा रहे हैं, तो इसमें रोकने का क्या मतलब? वहीं बीजेपी ने राहुल और प्रियंका के पैदल मार्च को नौटंकी करार दिया। इस प्रकार की बयानबाजी करना सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं है। यूपी पुलिस का भी दावा है कि राहुल और प्रियंका की गाड़ियों को रोका नहीं गया था। सौभाग्य की बात है कि काफी कोशिश के बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं कर सके, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर कानून के उल्लंघन का आरोप मढ़ दिया। इस हंगामे में राहुल गांधी के साथ हुई घटना ने भी सियासी तूल पकड़ लिया। कृषि कानूनों के मुद्दे पर एनडीए से अलग हुए अकाली दल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अकाली दल ने पहली बार अमृतसर में नए कानूनों के विरोध में मार्च निकाला, जिसकी अगुवाई अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने की। वो और पार्टी के दूसरे बड़े नेता एक ट्रक में सवार होकर अमृतसर के कई इलाकों में पहुंचे। प्रदर्शन में सुखबीर बादल ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। हमें उन्होंने कहा था कि हम जो किसान कहेंगे हम डाल लेंगे बिल में, पर जब नहीं डाला तो इसीलिए हमने उसको विड्रॉ किया। एनडीए के सबसे पुराने साथियों में एक अकाली दल पिछले ही दिनों कृषि कानूनों के मुद्दे पर उससे अलग हो गया था और अब इस मामले पर उसने केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज कर दिए हैं। सौभाग्य की बात है कि एनडीए के सबसे पुराने साथियों में एक अकाली दल ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ गठबंधन तोड़ दिया और विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अकाली दल ने ऐलान किया कि वो इन कानूनों के वापस नहीं होने तक लड़ाई जारी रखेगा। दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए बदनाम पाकिस्तान अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में भी कूद पड़ा है। आर्मेनिया और अजरबैजान एक विवादित इलाके पर कब्जे के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दो देशों की इस लड़ाई में अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से विवादित नागोर्नो कराबाख इलाके में सैकड़ों लड़ाकों को भेजे जाने के सबूत मिले हैं, जो कि मुस्लिम आबादी वाले अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के खिलाफ मैदान में है। पाकिस्तान का खासम खास तुर्की पहले से ही इस जंग में अजरबैजान के साथ है। बताया गया कि अजरबैजान तुर्की से मिले ड्रोन और लड़ाकू विमानों के जरिए ही आर्मेनिया पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। यही नहीं, ये दोनों देश जमीन पर भी अजरबैजान की पूरी मदद कर रहे हैं ताकि वो ईसाई बहुल आबादी वाले आर्मेनिया को मात देकर विवादित इलाके पर कब्जा जमा सके। यानी तुर्की और पाकिस्तान ने नागोर्नो कराबाख पर कब्जे की लड़ाई को अपने स्वार्थ के लिए धर्म से जोड़ दिया, लेकिन उनकी इस करतूत ने इस पूरे इलाके को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल दिया है। सौभाग्य की बात है कि पाकिस्तान भले ही खुद पाई को मोहताज हो, लेकिन धर्म को बहाना बनाकर लड़ाई में शामिल होने की उसकी करतूत उसकी खराब नीयत को उजागर करती है। उसकी इस हरकत ने पूरे इलाके के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, जिसकी चपेट में खुद पाकिस्तान भी आ सकता है। दिल्ली में तीसरे सेरो सर्वे के नतीजे सामने आ गए। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि तीसरे सेरो सर्वे के नतीजों में करीब 1/4 आबादी में एंटीबॉडी मिली। सेरो सर्वे के तहत लोगों के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, जिनमें कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडी की जांच की जाती है। 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच हुए तीसरे सेरो सर्वे के तहत दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से करीब 17,000 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें 25% लोगों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी मिली, जबकि अगस्त में हुए ऐसे ही सर्वे में करीब 29% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी। दिल्ली सरकार का दावा है कि अगले 10 से 15 दिन में ही अगला सेरो सर्वे भी किया जाएगा। कोरोना संकट में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक इंजीनियर ने आपदा को अवसर में बदलते हुए बाल काटने वाला रोबोट बना डाला। इंजीनियर ने ऐसा कमाल किया जिससे न तो सैलून जाने का झंझट रहा और न ही घर से बाहर निकलकर कोरोना की चपेट में आने का खतरा। और कैंची थामे उसके बनाए रोबोट ने जैसे ही काम शुरू किया तो उसके हाथ किसी हेयर स्टाइलिस्ट की तरह चलते दिखे। हैरानी की बात यह है कि बाल काटने वाला रोबोट सिर्फ काम ही नहीं बल्कि मन बहलाने के लिए बातें भी कर सकता है। यानी आदमी को ऐसा लगे जैसे वो वाकई सैलून में किसी स्टाइलिस्ट से ही बाल कटवा रहा हो। So how about that weather? I don't know. I mean, I guess it's warm out. रोबोट से बाल कटवाने की शुरुआती कुछ कोशिशें नाकाम रही, लेकिन उसके बाद उसने पकड़ बना ली। वो भी ऐसी कि वो कोई बेसिक हेयर कट नहीं करता, बल्कि अलग अलग ऑप्शन में चुना जा सकता है कि रोबोट से कौन सा स्टाइलिश हेयर कट कराना है। हालांकि रोबोट के बाल काटने की अपनी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन उसे दुरुस्त करने पर काम किया जा रहा है। सौभाग्य की बात है कि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से कई लोग सैलून जाकर बाल कटवाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में इस इंजीनियर ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया और बाल काटने वाला रोबोट बना दिया। हालांकि रोबोट के काम में सैलून वाली बात नहीं है, मगर इसके लिए उसे अपग्रेड करने की तैयारी। कोरोना संकट के बीच मतदान की प्रक्रिया समझाने के लिए बिहार के गया में मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए। इसका मकसद मतदाताओं के मन से कोरोना का डर खत्म करना है ताकि वोटिंग पर इसका असर न हो। और इसके लिए चुनाव आयोग ने खास तैयारी की। मॉडल मतदान केंद्र के जरिए लोगों को सुरक्षित मतदान कराने का भरोसा दिया गया। पोलिंग बूथ के बाहर कई पोस्टर नजर आए जिन पर सुरक्षित मतदान के तरीके बताए गए। इसके अलावा लोगों का तापमान मापने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई, जिसका इस्तेमाल चुनाव के दिन सभी मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। तापमान की जांच होने के बाद सभी को अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे।
पोलिंग बूथ में पुरुष, महिला और बुजुर्गों के लिए अलग अलग कतारें होंगी और साथ ही जमीन पर निशान बने होंगे ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर ही ईवीएम मशीन तक पहुंच सकें। मतदान कर्मी और चुनाव अधिकारी भी तमाम सुरक्षा उपायों के साथ अपनी जगहों पर बैठे होंगे। लोगों के मन में कई शंकाएं हैं और डर भी है कि कहीं उनको संक्रमण ना हो जाए और उसी से बचाव करने के लिए चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव से पहले कई लोग इस तरह के मॉडल मतदान केंद्रों पर पहुंचकर सुरक्षा के उपायों की जानकारी ले रहे हैं। सौभाग्य की बात यह कि बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि मॉडल मतदान केंद्र के जरिए लोगों को जागरूक किया जाए ताकि लोगों को मतदान केंद्रों में अपनी सुरक्षा का डर ना हो। प्रदूषण से निपटने पर केंद्र की 5 राज्य सरकारों के साथ बैठक हुई। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एक बैठक हुई जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और यूपी के पर्यावरण मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में सर्दियों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्र सरकारों ने किसानों के बीच जागरूकता फैलाने की सलाह दी। साथ ही दावा किया गया कि केंद्र ने 3 राज्यों को 1700 करोड़ की मशीनें दी हैं ताकि प्रदूषण रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लॉकडाउन और कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों पर जांच आयोग बनाने की मांग की गई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी